अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो दिन में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आप टाटा का यूज कर ही लेते होंगे। रोड पर दौड़ते हुए गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, और हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है। और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक, हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी से बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा के अंडर में ही आती है। अब आपको लगता होगा कि जो ये सारी सक्सेस है वो रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन जो एम्पायर आज हम देखते हैं, इनकी कामयाबी की कड़ियां 150 साल पीछे जाकर के मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। दोस्तों, टाटा ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप का जो कैपिटल है वो 403 बिलियन से भी डॉलर से अधिक है, जो कि इंडियन करेंसी में 33,500 करोड़ से भी अधिक है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या पत्ती, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर की शुरुआत रतन सर के दादा नहीं, उनके परदादा जमशेद टाटा ने आज से 56 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपए में शुरू किया था। जमशेद जी अपने फादर के साथ कॉटन के ट्रेडिंग का काम करते थे। 1868 में जब वो 29 साल के थे, तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वो बेचते थे वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी। उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीद कर कपड़े के सूरत में बेचने लगे। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि वो कॉटन सेल करने के साथ साथ एक टेक्सटाइल मिल भी लगा लें, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त एक ऑयल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गई और उन्होंने सस्ते दामों में वो ऑयल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने वो मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का गढ़ था, इसको कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुक खुद भी बॉम्बे से ही था, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी अपनी नई कॉटन मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में स्टेब्लिश की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया, जिसपे बॉम्बे के लोगों ने उनको कॉटन के मार्केट से इतना दूर बनाने पर ताना दिया। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब बॉम्बे कॉटन मार्केट का हब है तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल क्यों स्टैब्लिश की। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का ये फैसला बहुत अच्छा था। पहला ये कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब ही होती थी, जिससे कि रॉ मटेरियल के सप्लाई का इनको कोई मसला ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। दूसरा रीजन था वाटर सप्लाई। कॉटन का कपड़ा बनाते वक्त बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई रिवर्स और लेक थे, जिनकी वजह से पानी के सप्लाई की भी दिक्कत नहीं होती थी। तीसरा रीजन था मजदूरों की अवेलेबिलिटी। बॉम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहां पे हमेशा मजदूरों की शॉर्टेज रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने की वजह से वहां पर उनका रेट भी ज्यादा होता। पर नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेट बहुत कम थे और अवेलेबिलिटी ज्यादा। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहां के मजदूर ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, उन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। जमशेद जी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बात बात पर छुट्टी कर लेते हैं और ज्यादातर दिनों में ऐसा भी होता था 70% से ज्यादा वर्कर्स छुट्टी पर होते थे। ये बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान करती थी और उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया आज के मॉडर्न एरा में भी यूज किया जाता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने, उनकी सैलरी काटने की बजाय उन्हें अच्छी फैसिलिटीज देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की, उनके फैक्ट्रीज के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई और उनके एंटरटेनमेंट के लिए फैमिली डे और स्पोर्ट्स डे भी रखे गए। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को इनाम भी दिया जाता था। ये सब कुछ आज के दौर में तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में ये सब करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात यह कि उनकी ये स्कीम काम भी कर गई। वर्कर्स खुद को वैल्यूड भी फील करने लगे और वो कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम किया करते थे। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है और अपना यही मिशन लिए वो कोशिश करते गए। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज लगाना शुरू कर दी। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और उसमें सबसे ए क्लास सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वॉर्म पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करते हैं।
जमशेद जी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वॉर्म की ब्रीड इंडिया में लेके आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो ये सिल्क वॉर्म है वो यूरोप के क्लाइमेट में ही सरवाइव कर पाते थे और इंडिया में इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद इन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फर्म इंट्रोड्यूस किया। वहां का क्लाइमेट इस खास सिल्क वॉर्म के लिए बेहतर तो था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। स्टार्टिंग में उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वहां फ्रेंच सिल्क वॉर्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती थी। इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिल्क फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेद जी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से ये एक्सपेरिमेंट भी काम कर गया। इस तरह जमशेद जी ने इंडिया को टाटा सिल्क की सूरत में सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर में जाना जाता है और ये सब उन पहले एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और रिसर्च की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पौंडीचेरी में, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल्स को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन ये आइडिया कम डिमांड्स की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वो अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे इंडिया में जो भी चीजें इस्तेमाल होती है वो इंडिया में ही बने। उनके टोटल 4 ख्वाब थे। पहला स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होटल, तीसरा एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। लेकिन सिर्फ होटल ही ऐसा सपना था जिसको वो पूरा होता देख पाए और ये था द ताजमहल होटल, जो 1903 में कंप्लीट हुआ था। जब ताजमहल होटल पहली बार खोला गया, जो कि इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन फैन, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ भी इसमें इंस्टॉल किए गए। स्टार्टिंग में ताजमहल होटल का रेंट सिर्फ 13 रुपीज हुआ करता था, जिसमें अटैच्ड बाथरूम भी शामिल था। ताजमहल होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार जमशेद जी को बॉम्बे के मशहूर होटल, जिसको आज एस्प्लेनेड मेंशन कहा जाता है, उसमें जाने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशियंस के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताजमहल होटल्स बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलन नामी एक लेखक ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेद जी इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं ले सकते, बल्कि उनको अपने शहर बॉम्बे से काफी लगाव था और वो अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे। ताजमहल होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया, उसके हर रूम से समुंदर का नजारा इस तरह दिखाई देता जैसे मानो कि वो होटल समुंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स तेजी से इंडिया में रेलवे नेटवर्क बिछा रहे थे। इससे लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेद जी का ख्वाब था कि वो इंडिया में ही स्टील को मैन्युफैक्चर करें। इसके चलते उन्होंने पूरे भारत में स्टील बनाने के लिए आयरन रिजर्व्स को ढूंढना शुरू कर दिया। 17 साल तक ये तलाश जारी रही और आखिर बंगाल में आयरन रिजर्व्स मिल गए। 1999 में वहां पे स्टील प्लांट का आगाज कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनते देखना जमशेद जी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेद जी की डेथ हो गई और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसी प्लांट के जरिए ब्रिटेन्स ने अपनी स्टील की डिमांड्स को पूरा किया। दोराबजी टाटा की सरबराही में टाटा ग्रुप बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी स्टैब्लिश की गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी, टाटा ग्रुप इंडिया को किसी भी सूरत में पीछे नहीं देखना चाहता था और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में काफी मदद भी की। टाटा ग्रुप खुद भी तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वो वर्कर्स के लिए ऐसी फैसिलिटीज ला रहा था जिसे दुनिया में कोई भी और कंपनी अपना नहीं रही थी। वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे के लिए बनाया गया ताकि वो जल्दी फ्री होकर अपने घर जाएं और अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें। और टाटा की ये पॉलिसी जो आज से 100 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी,
पूरी दुनिया में काम कर रही है। यहाँ दोराबजी टाटा की जिंदगी को भी फुल स्टॉप लग गया था। 1932 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने 28 साल में टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, साइंस, बहुत सारी चीजें देकर चले गए। दोराबजी के बाद टाटा की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर JRD टाटा के हाथों में आ गई। JRD टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसीलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया कि इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जो किसी सपनों से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइन मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद JRD टाटा ने उड़ाया और इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट होने का नाम भी अपने ऊपर लिया। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में मौजूद काफी इंडस्ट्रीज को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें एयरलाइंस भी शामिल था और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्रीज की। JRD टाटा ने महसूस किया भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज तो मौजूद है, लेकिन उनको अपना काम पूरा करने के लिए ज्यादातर इंपोर्टेंट केमिकल्स दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते थे, जैसा कि ग्लास, साबुन और सर्फ जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा एक्स की जरूरत थी। लेकिन ये केमिकल्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, उनको दूसरे देश से इंपोर्ट किया जाता। इसकी वजह से 1989 में टाटा केमिकल्स के नाम से एक कंपनी खोली गई, जो इंडिया के लिए तमाम केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने इंडिया को फर्टिलाइजर्स और दूसरे सेक्टर में ग्रो करने में काफी मदद की। उसके बाद एक बार फिर से JRD टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन का रुख किया, ट्रक्स और इंजन बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, जिसको आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई तरह की कार्स, ट्रक्स और दूसरे व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स आज भी इंडिया की मोटर्स इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और यहाँ से गाड़ियां साउथ अफ्रीका भी भेजी जाती है। उसके बाद 1960s में जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज की तरफ दुनिया बढ़ने लगी, तब टाटा ग्रुप भी पीछे ना रहा। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और IT कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1984 में JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं, इसीलिए टाटा ग्रुप ने चाय की डिमांड को पूरा करने के लिए भी कदम उठाया। उन्होंने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की और वो कंपनी दुनिया की चाय बनाने वाली कंपनी आज तक एक बड़ा नाम हासिल कर चुकी है। इसके साथ साथ JRD टाटा बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने बिजनेस की कमांड संभालने के लिए उन्होंने एक फैमिली मेंबर को ही USA से इंडिया बुलाया और ये फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ टाटा स्टील में ही जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में ले पहुंचाया। JRD टाटा बहुत इंप्रेस हुए और इसी वजह से उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा क्योंकि मॉडर्न एरा के आदमी थे, इसीलिए वो हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने चेयरमैन बनते ही ये सोचा कि टाटा मोटर्स कार्स और ट्रक्स तो बनाता ही रहा है, लेकिन आज भी कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो, यानी कुछ ना कुछ पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करने ही पड़ते थे। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग लगाया और 1998 में इंडिया की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया गया। TCS जो पहले सिर्फ बेसिक डाटा एंट्री और मैनेजमेंट का काम करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर शिफ्ट कर दिया गया और उसे दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया। रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ग्रुप को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा ने उस टाइम की मशहूर डी कंपनी टेटली को एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को और टाटा ग्रुप ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनीज को एक्वायर कर लिया। 2012 में रतन टाटा ने अपनी बढ़ती एज को देखकर एज अ चेयरमैन टाटा ग्रुप रिजाइन कर दिया और अपनी जगह पर साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन बना दिया, जिनकी 2022 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और आज टाटा रंजन चंद्रास्करन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप आज भी तरक्की कर रहा है और जिंदगी के हर शोबे में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अपने किरदार को अदा कर रहा है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी।